तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए 19वीं सदी के समाज में जहां औरतों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, वहां एक अशिक्षित बाल वधू ने कैसे खुद को एक शक्तिशाली शिक्षक, कवयित्री और समाज सुधारक के रूप में खड़ा किया। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फूले की। कैसे उन्होंने जानबूझकर अपने खुद के अधिकार गढ़े और वो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की प्रणेता बनी, आइए समझते हैं। आप बस 1848 के पुणे की कल्पना कीजिए। एक युवा महिला स्कूल पढ़ाने के लिए पैदल जा रही है और बताए उन्होंने अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी क्यों रखी हुई है? क्योंकि रास्ते में रूढ़िवादी भीड़ उन पर पत्थर, कीचड़ और यहां तक कि गोबर फेंकती थी। सोचकर देखिए, पर वो बिना डरे स्कूल पहुंचती, अपने गंदे कपड़े बदलती और अपना काम जारी रखती। ये दृश्य अपने आप में उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की पूरी कहानी बयां कर देता है ना? अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ ऑथरशिप यानी स्वलेखन। इसका मतलब क्या है? देखिए, आमतौर पर लोग सावित्रीबाई को महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी के रूप में याद करते हैं, पर सच तो ये है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी एक पहचान और अपना नैतिक अधिकार खुद गढ़ा। एक ऐसे समाज में जो उन्हें दबाकर रखना चाहता था, उन्होंने लगातार लिखने, पढ़ाने और पब्लिक वर्क के जरिए अपनी कहानी खुद लिखी। उन्होंने हालात के आगे कभी घुटने नहीं टेके। उनके इस सफर पर नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनका ये परिवर्तन कितनी तेजी से हुआ। 1831 में माली समुदाय में जन्म हुआ और सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। पर उसके बाद की रफ्तार देखिए। 1841 में घर पर पढ़ाई शुरू की और 1848 आते आते यानी महज 17 साल की उम्र में उन्होंने भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोल दिया। भारत की पहली महिला शिक्षक बनने का ये सफर उन्होंने तब तय किया जब उन्हें अपने ही परिवार और समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो इस सब के बीच आइए अपने पहले हिस्से पर चलते हैं, मुक्ति के रूप में शिक्षा, और कैसे उन्होंने एक बिल्कुल नए शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी का निर्माण किया। अब अगर हम उनके बनाए पाठ्यक्रम की बात करें तो वो सच में बहुत दिलचस्प है। उस दौर की पारंपरिक शिक्षा वेदों और शास्त्रों तक सीमित थी, जो सिर्फ कुछ खास ऊंची जातियों और मर्दों के लिए रिजर्व थी। पर फूले दंपति ने इसे सीधे चैलेंज किया। उन्होंने एक बिल्कुल नया करिकुलम बनाया जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन शामिल थे। क्यों? ताकि लड़कियों, शूद्रों और दलितों को सच में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उनके लिए ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि समाज की बेड़ियों से मुक्ति का एक टूल था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। दलितों को पढ़ाने की वजह से जब सावित्रीबाई और ज्योतिराव को उनके ही घर से निकाल दिया गया, तब एक बेहद जरूरी और ऐतिहासिक गठबंधन सामने आया। उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपने घर में शरण दी। और आपको पता है, फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक बनी और उन्होंने 1849 में सावित्रीबाई के साथ मिलकर एक स्कूल की सह स्थापना की। आज जिसे हम इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म कहते हैं, ये उसका एक बहुत ही मजबूत और शुरुआती उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उनके विरोध के एक और बड़े हथियार की, कलम की ताकत। कैसे उन्होंने कविताओं और चिट्ठियों को रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, जाओ शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, परिश्रमी बनो, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। 1854 में जब उनका कविता संग्रह काव्य फूले आया तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर उस दौर की संभ्रांत संस्कृत के बजाय सरल आम बोलचाल की मराठी का इस्तेमाल किया। ये दबे कुचले लोगों के लिए एक सीधा आह्वान था कि उठो और अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ दो। और उनकी चिट्ठियां तो और भी कमाल की थीं। 1856 में उन्होंने अपने भाई को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने जातिगत पाखंड की लिटरली धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने पूछा कि बकरियों और गायों जैसे जानवर तुम्हारे लिए अछूत नहीं है, लेकिन तुम महार और मांग को, जो तुम्हारे और मेरे जैसे ही इंसान हैं, अछूत मानते हो। सोचिए, बिना किसी गुस्से के उन्होंने कितनी शांति और लॉजिक के साथ छुआछूत को अपने ही परिवार के सामने गलत साबित कर दिया। इन चिट्ठियों से हमें समझ आता है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट और डीप थिंकर थी। वो अपने पति ज्योतिराव को सत्य स्वरूप कहती थी, लेकिन साथ ही शादी के भीतर अपनी बराबरी भी बरकरार रखती थी। एक और बात, वो स्कूल के रोजमर्रा के काम और स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट करती थी।
यहाँ उन्होंने महिलाओं के पढ़ाने के काम को सिर्फ एक साधारण जिम्मेदारी से निकालकर एक बहुत ही सीरियस पब्लिक और इंटेलेक्चुअल ड्यूटी बना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समानता के संस्थान, कैसे वो सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि समाज सुधार की एक बड़ी आर्किटेक्ट बनी। अगर आप उनके बनाए इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क को देखें तो कोई भी हैरान रह जाएगा। जैसे 1848 का भिड़े स्कूल, जहां लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा की शुरुआत हुई। फिर 1852 का महिला सेवा मंडल, यहां उन्होंने एक रूल बनाया कि सभी जातियों की महिलाएं एक ही चटाई पर बैठेंगी। उस दौर में ये बहुत बड़ा विद्रोह था। और 1863 का बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ये गर्भवती विधवाओं और रेप विक्टिम्स के लिए एक सेफ डिलीवरी सेंटर था, ताकि समाज के डर से कन्या भ्रूण हत्या ना हो। ये इंस्टीट्यूशंस अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उनका एक्टिविज्म सिर्फ पेपर्स या क्लासरूम्स तक सीमित नहीं था। 1868 की इस घटना को सुनिए। गणेश और शारजा नाम का एक इंटरकास्ट कपल था, जिनकी जान एक खून की प्यासी भीड़ लेना चाहती थी। वहां सावित्रीबाई लिटरली उस हिंसक भीड़ और उस कपल के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गईं। उन्होंने उस भीड़ को ब्रिटिश कानून का डर दिखाया और एक ऑनर किलिंग को होने से रोक दिया। क्या गजब का साहस रहा होगा उनका। सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी, उसके पीछे सावित्रीबाई एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी। इसका मकसद था गैर ब्राह्मणों और हाशिए पर पड़े वर्गों के हक की बात करना, बिना दहेज और बिना ब्राह्मण पुजारियों के शादियां करवाना। लेकिन उनका नेतृत्व तब पूरी तरह से स्थापित हो गया जब 1890 में ज्योतिराव के निधन के बाद उन्होंने इस संस्था की कमान खुद संभाली। यहाँ तक कि उन्होंने आगे बढ़कर ज्योतिबा की चिता को खुद मुखाग्नि दी। ऐसा करके उन्होंने कठोर पितृसत्तात्मक परंपराओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कर्तृत्व की विरासत, उनके जीवन का अंतिम कार्य। इन आखिरी पलों के बारे में जानना सच में बहुत भावुक कर देता है। 1897 में जब पुणे में भयानक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैली तो उन्होंने खुद को सुरक्षित घरों में बंद नहीं रखा। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र डॉक्टर यशवंतराव के साथ मिलकर शहर के बाहर एक क्लिनिक खोला। एक दिन जब उन्हें पता चला कि पांडुरंग नाम का एक बच्चा प्लेग से संक्रमित है तो वो उसे खुद अपनी पीठ पर लादकर क्लिनिक ले आईं। अपने द्वारा दी गई शिक्षाओं को उन्होंने सचमुच अपने जीवन में उतारा और उस बीमार बच्चे की जान बचाते बचाते वो खुद इस बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। ये उनका सबसे बड़ा बलिदान था। तो अंत में ये सब हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर इतिहास अक्सर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा ही तय किया जाता है, तो हाशिए से आने वाली एक महिला ये कैसे सुनिश्चित करती है कि उसकी विरासत कभी मिटे नहीं? सावित्रीबाई फूले का सचेत सेल्फ ऑथरशिप, उनका रोजमर्रा का संघर्ष, उनके दस्तावेज, उनकी कविताएं, यही वो कारण है कि उनका नाम इतिहास के किसी पन्ने का सिर्फ एक फुटनोट बनकर नहीं रह गया। वो आज भी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म के लिए एक स्थायी और मजबूत खाका हैं। उन्होंने जानबूझकर मुक्ति और समानता की ये नींव रखी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोचिए जरूर इस बारे में और ऐसे ही सीखते रहिए।